वेलकम टू द एजुकेशन फरारी क्लासेस। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक डेली लाइफ से रिलेट करके मैं बताती हूँ। जब हम अपने डियर वन से बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई बी लविंग यू टिल माई लास्ट ब्रेथ काउंट्स। तो हम उसे रिलेट कर देते हैं किसी भी इंसान के जिंदा रहने से। मतलब अगर कोई इंसान सांस ले रहा है तो वो जिंदा है, और अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो वो मर गया। तो हमने इस रेस्पिरेशन को अपने डेली लाइफ में भी पूरा घुसा करके रखा है कि हाँ, अगर कोई इंसान जिंदा है तो वो सांस लेगा, अगर कोई इंसान जिंदा नहीं है तो फिर वो सांस नहीं लेगा। ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अराउंड, तो क्या ऐसा सारे में पाया जाता है कि अगर वो सांस नहीं ले रहे हैं तो वो जिंदा नहीं है? डेफिनेटली ये सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो आखिर सांस लेना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा हुआ है, पर ये जो पार्ट है एक्चुअली ये ब्रीदिंग का है। किसका है? ब्रीदिंग का है। और ये ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? हाँ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे लिखा तो हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो डायग्राम्स बने हुए हैं, ये नाक है, ये विंड पाइप है, ये लंग्स है, ये सब एक्चुअली ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं। पर जो ओवरऑल प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का है, इसलिए हमने यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख दिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस कहाँ आ जाता है। ब्रीदिंग, योगा क्लासेस देखी है आपने? टीवी पे भी योगा प्रोग्राम्स देते रहते हैं, या फिर आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, या फिर आपके स्कूल में भी योगा टीचर्स आए होंगे। तो वो क्या लेते हैं? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांसें अंदर लीजिए, सांसें बाहर छोड़िए। तो वो प्रोसेस, सांस अंदर लेने का और सांस बाहर देने का, वो प्रोसेस क्या है? ब्रीदिंग है। तो वो प्रोसेस ब्रीदिंग है, मतलब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन को हम अंदर लेंगे। जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेते हैं थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। ठीक है। ऐसा सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। जितने एनिमल्स हमें अपने अराउंड दिख रहे हैं वो सब भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स, या फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉस्ट्रल्स का काम करते हैं। तो ऑक्सीजन, जो कॉमन प्रोसेस सारे में देखा क्या जाता है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है। और सांस जब हम बाहर छोड़ रहे होते हैं, when we breathe out, that time what is given out of the body? बॉडी के बाहर क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ये जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन आया अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गया बाहर, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है ब्रीदिंग का। ये प्रोसेस है ब्रीदिंग का। ओके। अब रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग का तो मैंने बता दिया। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन बोलो, रेस्पिरेशन बोलो, कुछ भी बोलो, हमें प्रोसेस समझनी है कि प्रोसेस क्या है। तो ब्रीदिंग में हमने ऑक्सीजन लिया, पर अब ऑक्सीजन का यूज क्या था? मैंने पूछा था आपसे कि आखिर सांस लेना इतना जरूरी क्यों हो जाता है इंसान के लिए, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सांस क्यों लेते हैं हम लोग? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर हम सांस ही नहीं लेंगे तो मर जाएंगे? वो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आखिर रेस्पिरेशन करता क्या है। लास्ट वाले टॉपिक में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन में हम क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। अब हमको लगा कि हम खाना ही नहीं खाएंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे। खाना तो मैंने खा लिया, अब खाने से होगा क्या?
एनर्जी मिलेगी, तभी तो हम अपने सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन उस खाने से जो एनर्जी मिलेगी, क्या वो ऐसे ही मिल जाएगी या किसी प्रोसेस के थ्रू उस खाने से एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसी प्रोसेस को हमने कहा रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो भी खाना खाते हैं उससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी ना, प्रोसेस थ्रू विच वी एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट यूजिंग द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन। मतलब जो ऑक्सीजन हमने अपने अंदर लिया, उस ऑक्सीजन से हम फूड को बर्न करेंगे, और बर्न करने के बाद फूड से एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हम अपने बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में यूज कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एटीपी। एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्योंकि हमें किसी भी टाइप का वर्क परफॉर्म करना हो, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करनी हो, अपने हैंड को ऐसे लिफ्ट करना हो, या फिर एक जगह से दूसरे जगह वॉक करना हो, रन करना हो, खाना हो, ब्रीथ करना हो, कुछ भी करना हो, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हम एटीपी के फॉर्म में यूज करते हैं। इस एटीपी से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगर हम वाटर को यूज करते हुए इस एटीपी को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर हम एक मोल एटीपी को 1 मोल एटीपी, मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं, जिस ऐसा यूनिट का यूज करते हैं, उसको हमने मोल कहा। ठीक है, तो 1 मोल एटीपी को जब हम वाटर की हेल्प से ब्रेक करते हैं तो 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो हमने खाना खाया तो उससे हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी गिविंग फूड आप बचपन से पढ़ते आए हो, कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर फैट्स? यस, यू आर राइट। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। तो न्यूट्रिशन में और डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को या फिर प्रोटीन्स को या फिर फैट्स को छोटे छोटे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को तो हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे थे, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और फैट्स को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट। और एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ दिया? ग्लूकोज में तोड़ दिया। तो फाइनली हमें एनर्जी कहाँ से निकालनी है? ग्लूकोज से। तो चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज से हम एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये क्या है? ये है ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, अब इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको भी तोड़ देते हैं, और उसको ब्रेक करने से भी क्या रिलीज होती है? एनर्जी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसको हमने थोड़ा और तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? पायरुविक एसिड में तोड़ दिया। और ये जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इसको थोड़ा सिंपल बना दिया हमने, और इस प्रोसेस में भी कुछ एनर्जी हो गई रिलीज। पर यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हमने बना तो दिया पायरुविक एसिड, या फिर पायरुवेट भी बोल सकते हैं इसको, और भी क्या बोल सकते हैं? पायरुवेट भी बोल सकते हैं। बना तो दिया हमने ये,
और इससे एनर्जी भी रिलीज हुई, पर जो एनर्जी रिलीज हुई वो काफी कम अमाउंट में हुई, पर हमें और भी एनर्जी चाहिए होती है। अब इस पायरुविक एसिड का अलग अलग फेट हो सकता है। अगर ये पायरुविक एसिड हमारे सेल में बनती है, मतलब ह्यूमन बींग्स में बनती है, तो हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, हम तो रेगुलरली ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन अबंडेंस में अवेलेबल है। अब जब ऑक्सीजन है तो ये जो पायरुविक एसिड है ये टूट जाएगा किसमें? ये टूट जाएगा CO2, वाटर और एनर्जी में। कब? जबकि ऑक्सीजन है। कब ये ऐसे टूटेगा? जबकि ऑक्सीजन क्या है? अवेलेबल है। जब ऑक्सीजन इसे अवेलेबल है तो ये टूट जाएगा CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। मतलब ये कंप्लीटली ब्रेकआउट हो गया और जितनी एनर्जी निकल सकती थी सारी की सारी हमें मिल गई। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। क्योंकि एनर्जी जब भी मिलेगी किसके फॉर्म में मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, चलिए ये तो मिल गया हमें। अब आगे क्या करना है? कभी कभी आपने देखा आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको वेट लॉस करना है, आपने किसी सेलिब्रिटी को देख लिया और आप उसे इंस्पायर हो गए, वाह उसकी कितनी अच्छी बॉडी फिगर है, अब आपको भी वेट लूज करना है, तो आप क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे। अब पहले दिन आप बहुत जोश में थे, आपने सारा कार्डियो एरोबिक सब ट्राई कर लिया, अब मजा आएगा। अब क्या होगा? पैर में गजब का मोच आएगा, गजब का दर्द होगा। हुआ क्या? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्या मतलब होता है इसका? आइए देखते हैं। अगर इसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में कभी जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाती है कि उतने स्पीड से ऑक्सीजन वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। तो ये जो हो रहा था, ये वाला प्रोसेस की पायरुविक एसिड बन रहा था, CO2, वाटर और एनर्जी। ठीक है, ये तो तब हो रहा था जब ऑक्सीजन एबंडेंटली अवेलेबल है, लेकिन उतना स्पीड में ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है। हम नाक से सांस ले रहे हैं और काम हमारा पैर कर रहा है, यहां से यहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑक्सीजन का वो उतनी जल्दी हो ही नहीं पा रहा है। जितना ज्यादा डिमांड है उतना सप्लाई जा ही नहीं पा रहा है ऑक्सीजन का। तो क्या होगा? ऑक्सीजन तो अवेलेबल ना रह गया, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हुई। पर एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है, अब उसको फुलफिल भी करना है, तो फुलफिल कहां से करेगा? तब ये पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और यहां पे भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, जबकि उसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है तो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन तो मिला नहीं ना, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ, पार्शियल ब्रेक डाउन हो गया। और पार्शियल में तो कम ही पार्शियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कंप्लीट में ना कंप्लीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वैसे क्या हुआ, जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम थी तो पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में। तो ये कहाँ होता है? मसल्स ड्यूरिंग स्ट्रेनस मतलब हैवी, हाँ, स्ट्रेनस एक्सरसाइज है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो उसको स्ट्रेनस एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब कुछ यीस्ट होते हैं, यीस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ये क्या होता है? अल्कोहल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। इसमें भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और ये जो अल्कोहल है ये ड्रिंक्स बनाने में काम आता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जितने भी हो गए, वोदका हो गया, बियर हो गया, रम हो गया, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो इसी प्रोसेस से बनते हैं। और ये किस में होता है? यीस्ट में होता है, और इसको ड्रिंक्स बनाने में काम लिया जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन।
ठीक है, फर्मेंटेशन से हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं और ये किस ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनता है, तो ईस्ट के हेल्प से ये बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये कहाँ पे हो रहा है, नाक में हो रहा है क्या, तो लंग्स में हो रहा है, नहीं, ये सेल के अंदर होता है। कोशिका सेल कितना छोटा होता है, उसके अंदर ये सारे एक्टिविटीज हो रहे होते हैं और इस एक्टिविटी का ही नाम क्या है, रेस्पायरेशन। ओके, अब समझ में आया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस। ब्रीदिंग में क्या था, सिर्फ हमने सांस लिया अंदर और फिर बाहर कर दिया उसको। रेस्पिरेशन में इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, मतलब क्या वो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, क्या वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो भी रेस्पिरेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब ब्रीदिंग क्या अलग चीज है रेस्पिरेशन से, नहीं, ब्रीदिंग अलग नहीं है, वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। मतलब रेस्पिरेशन के एक छोटे से पार्ट को या फिर उसके पहले पार्ट को जहां से ऑक्सीजन अवेलेबल कराया जा रहा है उसको तो बोल दिया ब्रीदिंग, और कंप्लीट पार्ट को क्या बोला, रेस्पिरेशन। हमने तो कह दिया कि हम सांस नाक से लेते हैं। काउ, गोट, डॉग, ये सारे एनिमल्स जो है वो भी नाक से लेते हैं, पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके पास नाक है ही नहीं। क्या वो रेस्पायर नहीं कर रहे होते? कुछ ऑर्गेनिजम्स, अरे बाबा, प्लांट्स को ले लो। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में नाक होता है क्या, प्लांट्स में नाक होता है क्या, प्लांट्स की कभी नाक देख, प्लांट्स में होता है स्टोमाटा। प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स जो है वो ब्रीथ करते हैं। तो स्टोमाटा जो होता है वो एक्चुअली पोर्स होता है, वो लीव्स में प्रीडोमिनेंट होता है। ये मैंने एक स्टोमाटा का डायग्राम बनाया है। इसके अराउंड कुछ सेल्स होंगे जिसको कि सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, और ये भी ना स्टोमेटल अपर्चर में ही आते हैं। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर, जिसमें कि ये दोनों जो आपको ब्लू कलर का बीन शेप का ऐसे करके जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है गार्ड सेल। क्या नाम है इसका, गार्ड सेल नाम है। क्यों, क्योंकि ये स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को गार्ड करते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है, गार्ड सेल नाम है। और ये वाले जो रेड कलर से मैंने बनाए हैं, इसका क्या नाम है, सब्सिडियरी सेल्स। ये जो है ना गार्ड सेल को हेल्प करता है। ठीक है, गार्ड सेल क्या करवाता है, ये करवाता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, और सब्सिडियरी सेल्स जो है वो गार्ड सेल्स का सब्सिडियरी है, मतलब उस पर हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको ये नोज दिख रहा होगा, ये नोज के अंदर ये जो होल्स होते हैं दो, उसको नोस्ट्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस नोस्ट्रल के अंदर से जाएगा एयर। ठीक है, एयर आया, ये नेसल कैविटी है। अब ये जो नेसल कैविटी है और ये जो नोज का जो चेम्बर है, नेसल चेम्बर है, उसमें काफी सारे हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो एयर के साथ बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ये सब आ जाते हैं, उसको ये ट्रैप कर लेता है वहीं पे। और म्यूकस में कुछ एंटीबॉडीज भी होते हैं, जैसे वो जर्म्स को मार देता है वहीं पे। ठीक है, और वो मतलब उसको अंदर नहीं जाने देता, तो हमारे लंग्स को बाहरी सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब इसके अंदर आएंगे तो ये एक कॉमन चेम्बर होता है फूड पाइप का और विंड पाइप का, जिसको कि फेरिंग्स बोलते हैं। वो एक कॉमन रीजन होता है। वहां से होते हुए ये विंड पाइप तक आता है। ठीक है, ये इधर जा रहा था फूड पाइप, लेकिन फूड पाइप में नहीं गया, ये यहाँ पे आ गया विंड पाइप में। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये एपिग्लॉटिस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस एपिग्लॉटिस का क्या काम है कि जब फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये विंड पाइप को कवर कर देता है, क्योंकि एक कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, वहां से ही दोनों पाइप्स निकलती हैं। मतलब इधर तो निकल रही है विंड पाइप और इधर निकल रही है फूड पाइप।
ठीक है। तो जब भी हम फूड स्वैलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये इधर विंड पाइप है और इधर फूड पाइप है, इधर ये जो रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है फूड पाइप का और ये रास्ता है विंड पाइप का। इधर तो है फूड पाइप, इधर क्या है, विंड पाइप। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, जब फूड को आएगा ना, फूड आ रहा है इधर से, तो ये जो है ये विंड पाइप को कवर कर देगा, तो फूड आराम से इधर से चला जाएगा। सपोज अगर ये कवर नहीं करता, कुछ तो फूड इधर गया, कुछ फूड इधर भी घुस गया, मतलब विंड पाइप में चला गया, तो वहां पे हिकअप्स आते हैं, हिचकियां आती हैं, जिससे कि वो वापस से अपने ट्रैक पे आ जाता है। ये हिकअप से ये अपवर्ड मूवमेंट होता है और फिर ये एपिग्लॉटिस उधर कवर किया और ये फूड पाइप में फूड वापस आ जाता है। तो ये काम होता है एपिग्लॉटिस का। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया में कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स बने होते हैं जो कि जब उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। सपोज कि ट्रेकिया में एक टाइम आया जबकि पूरा हवाई बाहर, किसी भी रीजन से हो सकता है हवाई पूरा बाहर हो गया, तो वो बाहर के प्रेशर से ना कोलैप्स हो सकता है, ऐसे चिपक सकता है, फिर इंसान की मौत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ना ट्रेकिया में क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया में क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, आप देख सकते हो ये ब्लू में जो दिखाया गया है, यहाँ पे ऐसे रिंग्स प्रेजेंट है ट्रेकिया में, ठीक है। अब ये ट्रेकिया जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे आके इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। एक सिंगल को क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, और दोनों को बोला तो प्लूरल बोलेंगे तो ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, फिर ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, मतलब ब्रांचेस निकले जा रही हैं, ब्रांचेस निकले जा रही हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाता है, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो, लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड अप करता है बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये है एक लंग्स, ये लंग्स में क्या हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गया, और वो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो खत्म होता है आकर के किसमें, एक एल्वियोलाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। इस सैक्स में ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब इसके जस्ट बाहर ये पूरा लाइंड होता है ऐसे, मतलब सपोज ये कि एक ये एल्वियोलाई है और इसके बाहर से पूरे ब्लड वेसल्स इसको ऐसे घेरे हुए हैं ऊपर से। तो यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ से हवा आ रहा था, मतलब ऑक्सीजन, हवा मतलब एयर जो होता है वो आ रहा था, ठीक है। वो फिर ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकाई में आया, ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में आया। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, छोटे छोटे ब्रोंकाई को ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। जैसे जैसे वो ब्रांच हो जाता है वो छोटा होते जाता है, मतलब वो पतला होते जाता है, और लास्ट में वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है वो एंड अप करेंगे किस पे, एल्वियोलाई पे। अब एल्वियोलाई में जो क्या बढ़ गया, हवा भर गया, बाहर क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में भी क्या है, ब्लड में भी तो होगा ना एयर डिजॉल्व, तो ब्लड में भी एयर डिजॉल्व है, लेकिन जो ब्लड में एयर डिजॉल्व है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और एल्वियोलाई अभी तो तुरंत बाहर से ऑक्सीजन लिया है ना, बाहर से एयर लिया, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा, तो इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। और ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, ब्लड वेसल्स में क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो जहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है किसी भी चीज का, वो वहां से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा था, ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला आएगा, एल्वियोलाई में। तो इस तरह क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। सपोज कि ये क्या है, ये एल्वियोलाई है, ये क्या है, एल्वियोलाई है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, और ये है बाहर का ब्लड वेसल्स, ये क्या है, मान लो ये ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें क्या है, ये पाइप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये है ब्लड वेसल्स हमारे, ठीक है। ये पूरा लाइन किया हुआ है इसको, एल्वियोलाई के ऊपर पूरा ऐसे पकड़ा हुआ है इसको। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है CO2, ये CO2 है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल से CO2 जो है वो एल्वियोलाई में चला जाएगा, और एल्वियोलाई से O2 जो है वो ब्लड वेसल्स में आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स में CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, एल्वियोलाई में कम था, इसे ज्यादा से कम की तरफ, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। ऑक्सीजन हाई कहाँ था? एल्वियोलाई में, तो वो एल्वियोलाई से कहाँ चला गया? ब्लड वेसल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड हाई कहाँ था? ब्लड वेसल्स में, तो वो हाई से लो में कहाँ चला गया? एल्वियोलाई में। तो इस तरह एक्सचेंज हो गया ना। बाहर से जो ऑक्सीजन आया वो तो चला गया ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो चला गया एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से फिर वो बाहर चला जाएगा नॉस्ट्रल के थ्रू एयर में। अब ये होगा कैसे? मतलब कैसे? सांस कैसे लेंगे और सांस बाहर कैसे, कुछ कैसे, फोर्स कैसे लगा रहे हैं हम? तो फोर्स हम लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि ये जो लंग है ना, लंग, इसके नीचे होता है ये मस्कुलर फ्लैप, जिसको कि हम डायफ्रागम कहते हैं। अब जब हमें सांस अंदर लेना होता है तो ये डायफ्रागम को तो हम लोग कर देते हैं फ्लैट, और रिब्स को हम लोग उठा देते हैं ऊपर, ठीक है। रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं, और डायफ्रागम तो खुद भी मसल्स है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम फोर्स लगाते हैं। मतलब ये एक्चुअली इनवॉलेंट्री होता है, ये हमारे सोचने से, जैसे हम सोच के फोर्स लगाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है, वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता, लेकिन फिर भी फोर्स तो हमारा बॉडी लगाता है, वो कंट्रैक्ट करता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो ये ऐसे हो जाता है, ये डायफ्रागम पहले ऐसे है, देखो ये ऐसे है, ऐसे है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये जो रिब्स हैं ये ऐसे उठ जाएंगे ऊपर। तो देखो ओवरऑल इसका जो है ऐसे होने पे साइज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो प्रेशर जो है वो घटेगा। क्यों? प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके। प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर हो जाएगा कम, बाहर का तो प्रेशर वैसा ही वैसा है, तो बाहर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा आ जाएगा। अब जब हमको बाहर करना रहता है ना एयर, तो हम इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर का प्रेशर तो वैसे ही रखा हुआ है, तो अंदर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन में देखेंगे तो अंदर से एयर बाहर चला जाएगा। उस टाइम क्या होता है, ये डायफ्रागम वापस से रिलैक्स होता है, ये ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, और ये रिब्स, तो मतलब रिब्स भी अपने वापस की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वो घट जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने पे क्या होगा? वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम हो गया कम, तो प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो अंदर से बाहर चला जाएगा हवा, एयर अंदर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और ये जो है ये हो रहा है गैसियस एक्सचेंज। और अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्या था? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि आखिर ब्रीथिंग हो कैसे रही है। अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना है? CaOH होल ट्वाइस, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, इसको और भी क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। इसमें ना जब CO2 पास होता है तो ये CaCO3 और H2O बनाता है, ठीक है। मतलब इसमें जब भी CO2 हम पास करेंगे, ये स्लेक्ट लाइम या फिर इसको लाइम वाटर भी कह सकते हैं, जब इसमें CO2 पास करेंगे तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन के आता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है CaCO3। ये जो है ये मिल्की होता है, मिल्की वाइट होता है कलर में, ठीक है। CaCO3 जो होता है वो कैसा होता है? मिल्की वाइट इन कलर होता है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। ये एक पहला टेस्ट ट्यूब और ये दूसरा टेस्ट ट्यूब। पहले टेस्ट ट्यूब में हमने ये डाला स्लेक्ट लाइम या फिर लाइम वाटर, ये क्या डाला? CaOH होल ट्वाइस डाला, इसमें भी वही डाला CaOH होल ट्वाइस,
ठीक है। और इसके साथ ही ना हमने क्या किया, यहाँ पे एक पहले तो इसको कॉर्क से दिया बंद कर, हमने कॉर्क से बंद कर दिया। अब कॉर्क में एक होल करके हमने यहाँ पे डायरेक्ट सिरिंज होता है जिसमें नीडल डाल के हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, तो इस सिरिंज से हमने यहाँ पे एयर पास किया, ठीक है, नॉर्मल एयर पास किया, सिरिंज से एयर पास किया। एयर पास करने के बाद हमने कुछ देखा, ठीक है, एयर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा और उसकी वजह से ये जो है मिल्की होना चाहिए था, पर ये काफी स्लोली इसमें मिल्कीनेस अपीयर हुआ। मिल्कीनेस तो अपीयर हुआ लेकिन काफी स्लोली अपीयर हुआ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जब एयर में हम CaOH होल ट्वाइस को छोड़ते हैं, जैसे कि व्हाइट वॉशिंग करते हैं हम, जैसे कि कोई नया घर बन रहा है, उस पे प्लास्टर हुआ, फिर उस पे पेंट चढ़ेगा, तो पेंट चढ़ने के पहले उसकी व्हाइट वॉशिंग की जाती है। व्हाइट वॉशिंग करने से हम ये स्लेक्ट लाइम यूज करते हैं, CaOH होल ट्वाइस यूज करते हैं। वो जो है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाता है, पूरा मिल्की व्हाइट, पूरा वो शाइन करने लगता है उस टाइम। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है उस टाइम, ठीक है। तो ये मिल्कीनेस तो अपीयर होगा लेकिन काफी टाइम लगेगा उसमें। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये एक इंसान है, ये इंसान का माउथ है और ये माउथ से जो है इसमें एक्सहेल किया। क्या किया? एक्सहेल मतलब ब्रीथ आउट, उसने सांस छोड़ा उसमें, ठीक है, या फिर फूका, फूकने पे भी वही काम होगा। और यहाँ पे जो मिल्कीनेस अपीयर हुआ वो बहुत फास्ट हुआ, बहुत ज्यादा फास्ट हुआ यहाँ पे। तो ये क्या कंफर्म करता है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है बट बहुत कम रहता है, मतलब उसका जो परसेंटेज होता है वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। लेकिन जब जो एयर हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, जिसको हम बाहर निकाल रहे होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिल्कीनेस होता है वो बहुत ही फास्ट अपीयर हो जाता है और इसमें स्लो हुआ था। मतलब एक्सहेल वाले एयर में क्या होता है, CO2 कंफर्म्ड हो गया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो हमारे NCERT बुक में दिया हुआ है। With this we come to an end to this topic। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम हार्ट के बारे में बताएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड लाइक इट इफ यू लाइक माई टीचिंग। थैंक यू।